जब हम किसी भी कंपनी में निवेश करने के लिए जाते हैं तो इसके लिए हमें आवश्यकता होती है उस कंपनी के आधारभूत विश्लेषण यानी फंडामेंटल एनालिसिस की। ये फंडामेंटल एनालिसिस ढेर सारे बिंदुओं पर आधारित होता है। आज जिस बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईपीएस क्या होता है, ईपीएस को कैसे निकालते हैं, ईपीएस कितने प्रकार का होता है और ईपीएस के क्या प्रयोग हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि ईपीएस से आप अपने निवेश को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल देसी इन्वेस्टर्स में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एंजल वन, जो कि भारत का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है। इसमें खाता खुलवाना बिल्कुल फ्री है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चाहें तो वहां से अपना खाता खोल सकते हैं। दोस्तों, ईपीएस या अर्निंग पर शेयर का हिंदी मतलब होता है प्रति शेयर कमाई। किसी भी कंपनी के पास लाखों और करोड़ों की संख्या में शेयर होते हैं और कंपनी को जब मुनाफा होता है तो एक शेयर के हिस्से कितना मुनाफा आया उसे ही हम अर्निंग प्रति शेयर यानी ईपीएस कहते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो यह एक मूल्य संख्या है जो एक निश्चित समय में किसी कंपनी के प्रत्येक शेयर पर हुई कमाई को दर्शाता है। यह कंपनी की सकल आय और कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या के अनुपात से हमें प्राप्त होता है। अगर इसके फॉर्मूले यानी सूत्र की बात करें तो सकल आय में से प्रिफर्ड डिविडेंड को घटाने के बाद आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या से भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे ही हम ईपीएस या अर्निंग प्रति शेयर कहते हैं। प्रिफर्ड डिविडेंड वह डिविडेंड है जो कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को निश्चित समय में देती है। साथ ही सकल आय कंपनी के कुल राजस्व में से कंपनी के सभी खर्चों टैक्स सहित घटाने पर प्राप्त होता है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग शेयर यह कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या है जो बाजार में खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। अगर हम आउटस्टैंडिंग शेयरों की गणना करना चाहें तो कंपनी के कुल मार्केट कैप को कंपनी के करंट शेयर प्राइस से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही उस कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या होती है। दोस्तों, अगर किसी भी कंपनी के पास कुल आय 105 करोड़ रुपए है और उसने प्रिफर्ड डिविडेंड के रूप में अपने निवेशकों को 5 करोड़ रुपए दे दिए हैं, साथ ही कंपनी के पास कुल 20 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर हैं, तो कंपनी का जो ईपीएस निकल कर आएगा वो कंपनी के सकल आय यानी 105 करोड़ में से प्रेफर्ड डिविडेंड यानी 5 करोड़ को घटाने और आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या यानी 20 से भाग देने पर हमें प्राप्त होगा वो होगा 5 रुपए। यानी इस कंपनी के एक एक शेयर ने 5 रुपए उस वित्तीय वर्ष में कमाई की है। अब दोस्तों, अगर किसी भी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या में वृद्धि होगी तो उसका ईपीएस घटता जाएगा और साथ ही उस कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या में अगर कमी होगी तो उस कंपनी का ईपीएस बढ़ता जाएगा। कंपनियां समय समय पर कॉरपोरेट एक्शन के जरिए शेयरों का बाईबैक स्कीम लेकर आती हैं। इससे कंपनियां खुले मार्केट से अपने शेयरों को वापस खरीद लेती हैं, जिससे आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या में कमी आ जाती है और इसका प्रभाव सीधे उनके ईपीएस पर पड़ता है। जब आउटस्टैंडिंग शेयर घटते हैं तो उनका ईपीएस बढ़ जाता है और ये कंपनियां अच्छे फंडामेंटल की ओर इशारा करने लगती हैं। वहीं पर कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को ईसॉप्स यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जारी करती हैं। साथ ही अपनी कंपनियों के बड़े निवेशकों के लिए वो शेयर वारंट जारी करती हैं जो बाद में शेयर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे शेयरों को हम कन्वर्टिबल शेयर भी कहते हैं, लेकिन इसका प्रभाव भी कंपनियों के ईपीएस पर पड़ता है क्योंकि इससे आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या में वृद्धि होती है और ईपीएस उनका घट जाता है। तो इस परिस्थिति में हम जिस ईपीएस की गणना करते हैं उसे हम डाइल्यूटेड ईपीएस कहते हैं। अब मान लीजिए किसी कंपनी की सकल आय 105 करोड़ रुपए है। प्रिफर्ड डिविडेंड के रूप में उस कंपनी ने 5 करोड़ रुपए अपने निवेशकों को दिए हैं। आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या उसके पास 20 करोड़ रुपए थी, लेकिन कन्वर्टिबल शेयर के रूप में उसके पास 5 करोड़ शेयर और आ गए। तो इस स्थिति में हम डाइल्यूटेड ईपीएस की गणना करेंगे वो सकल आय में से डिविडेंड घटाने के बाद, लेकिन आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या में कन्वर्टिबल शेयरों की संख्या को भी जोड़ दिया जाता है। इस स्थिति में उसी कंपनी का ईपीएस घट जाएगा और 4 रुपए के आसपास ही
रह जाएगा। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस करते समय हमें कई प्रकार के ईपीएस का नाम सुनना पड़ सकता है, जैसे ट्रेलिंग ईपीएस। ये ईपीएस अंतिम वित्तीय वर्ष का ईपीएस होता है। उसके बाद करंट ईपीएस, जो वित्तीय वर्ष का प्राप्त ईपीएस, जो वर्तमान स्थिति में जो प्राप्त ईपीएस हो चुका है तथा जो शेष है उसका अनुमान के औसत को हम लोग करंट ईपीएस कहते हैं। फॉरवर्ड ईपीएस यानी अगले वित्तीय वर्ष के ईपीएस के अनुमान को ही हम फॉरवर्ड ईपीएस भी कहते हैं। इनकी गणना भी कभी कभार आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि ईपीएस किसी भी कंपनी की कमाई की क्षमता को बताता है। केवल एक वर्ष के ईपीएस से कंपनी की सही कमाई समझना मुश्किल है। ईपीएस के पैटर्न को देखकर ही कंपनी की सही स्थिति को समझा जा सकता है। साथ ही ईपीएस से कंपनी का पी रेशियो निकाला जाता है, जो कंपनी के मूल्य को बताता है। ईपीएस के साथ साथ और कई सारे अनुपातों और बिंदुओं के आकलन से आप अपने निवेश को लाभप्रद और सुरक्षित बना सकते हैं। तो इस प्रकार ईपीएस फंडामेंटल एनालिसिस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इसके माध्यम से हम कंपनी की हेल्थ को जांच सकते हैं। लेकिन केवल ईपीएस ही काफी नहीं होगा, इसके साथ साथ आपको और कई सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस क्या है जानना चाहते हैं तो बाईं ओर वाला वीडियो क्लिक करें, और अगर आप मार्केट कैप के बारे में जानना चाहते हैं तो दाईं ओर वाला वीडियो क्लिक करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इष्ट मित्रों में साझा करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।